देखिए, ट्रंप एक बार फिर से पलट गए हैं और व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो दोबारा ईरान पर हमला कर सकते हैं। ट्रंप ने धमकी ये दी है कि ईरान पर मिसाइल हमले शुरू होने में सिर्फ 1 घंटे बचे हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ये सबसे बड़ा और भयानक हमला होगा। ट्रंप की नई धमकी संयुक्त अरब अमीरात के एटमी सेंटर पर ड्रोन धमाके के बाद आई है। ईरान ने भी इराक के कुर्दिस्तान में मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी है। इस स्पेशल रिपोर्ट को आप भी देखिए। अबू धाबी के आसमान में 3 ड्रोन दिखे। 2 ड्रोन को यूएई के डिफेंस सिस्टम ने ढेर कर दिया, लेकिन तीसरा ड्रोन फट गया। यह ड्रोन धमाका बराकाह परमाणु प्लांट पर हुआ। धमाके के बाद एटमी सेंटर के बिजली जनरेटर में आग लगी। संयुक्त अरब अमीरात के एटमी सेंटर को किसने दहलाया? क्या ये ईरान है या फिर कोई और? यूएई ने ऐलान किया है कि उसे बदला लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो बदला लेगा किससे? क्योंकि हमला किसने किया है इसकी कोई जानकारी अब तक नहीं दी गई है, मगर शक सिर्फ ईरान पर है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका इजराइल के बाद सबसे ज्यादा यूएई को पीटा है। युद्ध के दौरान ईरान ने 2800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल से यूएई पर हमले किए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका से पहले ईरान ने शुरू कर दिया सेकेंड राउंड युद्ध? सुपर पावर को ओमान सागर में पीटेगा रेवोल्यूशनरी कमांडर रेजाई। हॉर्मुज में ट्रंप बैकफुट पर है। ईरान में ट्रंप का कोई दांव नहीं चल रहा। यूरेनियम पर ट्रंप की ईरान नहीं सुन रहा है। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि कतर वॉर गेम में सबसे सॉलिड प्लेयर बन चुका है। लेकिन होगा वही जो सुप्रीम लीडर मुस्तबा चाहते हैं। ईरान ने अपनी प्लानिंग तेज कर दी है। ईरान कई मोर्चे पर हमले शुरू कर चुका है। जमीन और समुद्री वॉर जोन में ईरान के रॉकेट फटने लगे हैं। इराक के कुर्दिस्तान में ईरान ने भयानक हमला किया है। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने दावा किया है कि कुर्दिस्तान में अमेरिका और इजराइल से जुड़े समूहों पर हमला किया गया है। ISNA समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से हथियारों और गोला बारूद की एक बड़ी खेप को हमले में तबाह कर दिया गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने अभी हमले को टाल देने का ऐलान कर दिया है। आखिर ट्रंप ईरान पर हमला क्यों नहीं कर पा रहे? सिर्फ खाड़ी देशों के कहने पर उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा है। यह बात इजराइल को हजम नहीं हो रही है, जबकि ट्रंप ने बताया है कि उन्हें कतर के प्रधानमंत्री अल थानी ने ईरान से समझौता कराने का वादा किया है। कतर के साथ ट्रंप को सऊदी अरब और यूएई ने डील फाइनल कराने की गारंटी दी है। Gonna let Iran have a nuclear weapon. So I was called by these 3 countries plus others, and they're dealing directly with our people and right now Iran, and there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy. जिन देशों के वादे पर ट्रंप ने हमला रोका है, उन्होंने ट्रंप से हमले के बाद होने वाले नुकसान का जो अनुमान लगाया है, उसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। कतर ने ट्रंप को समझाया है कि अगर दोबारा युद्ध भड़का तो ईरान खाड़ी के दुश्मन देशों के तेल और गैस ठिकानों को बर्बाद कर देगा। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने जब सऊदी अरब और यूएई के लीडर से फोन पर बात की
तो उन्होंने भी गैस और तेल ठिकाने के बर्बाद होने की दुहाई दी। ट्रंप को खाड़ी देशों ने इससे भी खतरनाक हमले से आगाह किया। वो अमेरिका सैन्य अड्डों से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि ईरान इस बार सभी यूएस बेस को टारगेट पर ले चुका है। ईरान की तरफ से यह साफ कहा गया है कि खाड़ी देशों को वो दुश्मन नहीं मानता, लेकिन अमेरिका इजराइल की मदद करने वालों को बराबर सजा दी जाएगी। یکی از کشورهای منطقه دشمنی نداریم. ما همسایگان دائمی هستیم و خواهیم بود با همه کشورهای منطقه از جمله امارات. همه کشورها رو دعوت می‌کنیم به مراقبت نسبت به دسیسه‌هایی که طرف‌های خارج از منطقه دنبال می‌کنن برای ایجاد تفرقه و شکاف دائمی بین کشورهای منطقه. کشورهای منطقه به شمول امارات باید درس بگیرن از اتفاقاتی که در 2-3 ماه اخیر افتاد. دیدند که حضور نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه امنیت آور نیست. ईरान ने युद्ध में अमेरिका से 10 साल आगे की रणनीति अपना रखी है। ईरान के कट्टर लड़ाके हथियारों से नहीं, अपनी सूझबूझ से बाजी जीतने के करीब पहुंच गए हैं। ईरान ने ट्रंप को अपनी 5 शर्तें बताई हैं, जिनमें ईरान ने मांग की है लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में सैन्य अभियान को अमेरिका खत्म करवाए, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने, ईरानी जब्त संपत्तियों को जारी करने की मांग की गई है। इसके साथ ही युद्ध में नुकसान का मुआवजा और हॉर्मुज पर ईरान की संप्रभुता की मान्यता की मांग एक बार फिर से दोहराई गई है। ईरान ने अपने ऑफर में पहली बार एटमी प्रोग्राम और यूरेनियम की कोई बात नहीं की है। इसे ही ट्रंप अपनी जीत मान रहे हैं। हालांकि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात से ईरान के आइलैंड पर कब्जा करने को कह दिया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने यूएई को ईरान युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने के लिए उकसाया है। ट्रंप ईरान के लवान द्वीप पर कब्जा करना चाहते हैं। इस मिशन को पूरा करने के लिए ट्रंप यूएई की सेना का इस्तेमाल करने का मूड बना चुके हैं। लवान आइलैंड फारस की खाड़ी में सबसे अहम रणनीतिक लोकेशन है। ईरान यहां से कच्चे तेल और गैस का बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता है। ट्रंप ईरान की एटीएम मशीन कहे जाने वाले आइलैंड पर कब्जा कर रेवोल्यूशनरी लड़ाकों को झटका देने की चाल चल रहे हैं, जबकि मुस्तबा फोर्स ओमान सागर में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त हमलों की तैयारी कर चुकी है। ओमान सागर और अरब सागर के बीच अमेरिकी नौसेना के कम से कम 20 युद्धपोत, जिनमें डिस्ट्रॉयर, स्पोर्ट शिप और मरीन असॉल्ट शिप शामिल हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं। आईआरजीसी के पूर्व कमांडर मोहसिन रिजाई ने अमेरिका को जल्द से जल्द ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी हटाने की धमकी दी है। कमांडर रिजाई ने कहा है कि ट्रंप ने ब्लॉकेड नहीं हटाया तो ओमान सागर अमेरिकी नेवी की कब्रगाह बन सकता है। मतलब यह है कि हॉर्मुज फ्रंट साइलेंट है तो ओमान फ्रंट एक्टिव है, ईरान फ्रंट साइलेंट है तो इराक फ्रंट एक्टिव है, सीरिया फ्रंट साइलेंट हुआ है तो लेबनान और गजा फ्रंट एक्टिव हो गए हैं। खाड़ी में युद्ध रुका नहीं है, बम बरस रहे हैं, मिसाइलें फट रही हैं, ड्रोन धमाके भी हो रहे हैं। फर्क बस इतना है कि खुल्लम खुल्ला युद्ध की जगह स्ट्राइक की जा रही है, जिससे दुश्मन को कमजोर किया जा सके, क्योंकि अगली लड़ाई बड़ी भीषण है, क्योंकि अगला राउंड सबसे भयानक है। ईरान के बख्तियारी कबीले ने अमेरिका के नाम जो पैगाम भेजा है, वो यही बता रहा है कि युद्ध का नेक्स्ट एपिसोड सोच से परे होगा। تهران هشدار میدم که دست از این شیاطین شیطنت بازی ها برداره که با دنب شیر داره بازی میکنه. ईरान के तेवर इशारा कर रहे हैं कि डील वही फाइनल होगी जिस पर मुस्तबा खामनेई की मुहर लगेगी। मुस्तबा खामनेई क्लियर कर चुके हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान की राष्ट्रीय संपत्ति है। मायने हैं कि ट्रंप की यूरेनियम हासिल करने की कोशिश धमकियों से पूरी होती नहीं दिख रही है, यानी फैसला युद्ध के मैदान में ही होगा। और यह भी कि ईरान के पास एटम बम होगा या नहीं, ये ट्रंप नहीं, मुस्तबा तय करेंगे।
और ट्रंप की बार बार धमकी और तैयारियों के खिलाफ पूरा ईरान पलटवार कर चुका है। ईरान ने कहा कि जंग के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। वहीं कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इस बार ईरान इजराइल के साथ साथ खाड़ी देश में जबरदस्त तबाही मचा सकता है। क्या हो सकता है, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। ईरान अब अपने वजूद की जंग लड़ रहा है और अगर ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल ने तूफानी हमले किए हैं तो ईरान मरते दम तक मुकाबला जरूर करेगा। खबर तो यह भी है कि रूस और चीन भी अमेरिका की तमाम अपीलों के बावजूद ईरान के हथियारों से जबरदस्त मदद करने पर उतारू हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि ईरान को चीन भारी मात्रा में घातक हथियार अलग अलग रूट से सप्लाई करने जा रहा है। ईरान युद्ध में कुछ ऐसा चल रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जारी जंग अमेरिका हर हाल में जीतेगा। चीनी दौरे के दौरान ट्रंप ने कहा था ईरान या तो समझौता करेगा या फिर तबाह हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कैसे? हॉर्मूज पर ईरानी पकड़ रत्ती भर कम नहीं हुई है। इधर ट्रंप ने जिनपिंग पर दबाव डाला है कि हॉर्मूज को किसी भी कीमत पर खुलवाया है। जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। जिनपिंग का ट्रंप से ईरानी धोखा, तेहरान पहुंचे चीनी हथियार। चीन द्वारा ईरान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की तैयारी को लेकर मई 2026 में कई गंभीर खुफिया रिपोर्ट्स और दावे सामने आए हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के बड़े दावे, कई अंतरराष्ट्रीय खुफिया इनपुट्स और सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक चीन और ईरान के बीच एक महारक्षा सौदा अंतिम चरण में है। उन्नत लड़ाकू विमान, रिपोर्टों के अनुसार चीन ईरान को अपने आधुनिक J-10C और शायद J-20 स्टेल्थ फाइटर लड़ाकू विमान देने की योजना बना रहा है ताकि ईरान की पुरानी हो चुकी वायुसेना को बदला जा सके। मिसाइल और ड्रोन तकनीक, खुफिया दावों के अनुसार चीन ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक और उन्नत स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम की सप्लाई करने की तैयारी में है। वायु रक्षा प्रणाली, ईरान अपनी हवाई सीमाओं को इजरायली हमलों से सुरक्षित करने के लिए चीन की HQ-9 जैसी आधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में गहरी रुचि दिखा रहा है। आग से खेल रहे हैं ईरान चीन। इधर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यदि चीन युद्ध के इस दौर में ईरान को घातक हथियार देता है तो इसे आग से खेलना माना जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिया है कि जो भी देश ईरान को सैन्य सहायता देगा उस पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। איננו פתוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. ओमान सागर में अमेरिका का कब्रिस्तान, IRGC के इधर ईरान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी नेवी ने घेराबंदी खत्म नहीं की तो ओमान सागर को उसका कब्रिस्तान बना देंगे। तेहरान की एक्सपीडियंसी काउंसिल के सदस्य और IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को जल्द से जल्द ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी हटाने को कहा है। उन्होंने कहा कि ईरान सेना आगे के युद्ध के लिए तैयार है। ईरान के सरकारी टीवी पर बोलते हुए IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी और कहा कि हम अमेरिकी सेना को सलाह देते हैं कि वो इस घेराबंदी को खत्म कर दें इससे पहले कि ओमान सागर आपकी कब्रगाह बन जाए। पूर्व IRGC कमांडर ने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी घेराबंदी को युद्ध का तरीका बताया और कहा कि इसका सामना करना तेहरान का अधिकार है। इधर ईरानी मीडिया द्वारा जारी ताजा वीडियो और फुटेज के मुताबिक तेहरान ने देश की प्रमुख मस्जिदों को सैन्य ट्रेनिंग सेंटर्स में बदल दिया है। अहवाज, करमान, बिजार, शिराज और जाहिदान जैसे बड़े शहरों की मस्जिदों में पुरुषों, महिलाओं, युवाओं और यहां तक कि किशोरों को भी हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है।
ईरान में इस समय राष्ट्रवाद चरम पर है और इसकी पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग को सरकार ने जान फिदा बराए ईरान यानी ईरान के लिए जान दे देंगे अभियान का नाम दिया है। ईरानी दावों के मुताबिक अब तक 3 करोड़ 10 लाख से अधिक ईरानी हथियारों की ट्रेनिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या ईरान जबरदस्त पलटवार से अमेरिका और इजराइल को चौंका पाएगा? और इजराइल ने हमासा की लड़ाका यूनिट अल कसम ब्रिगेड के चीफ को मार गिराने का दावा किया। नेतन्याहू के अनुसार आईडीएफ की स्ट्राइक में हमास सैन्य चीफ मारा गया। उधर हमास ने अल कसम ब्रिगेड की कमान मोहम्मद ओदेह को दे दी है और कई रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि हमास इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले को अंजाम दे सकता है। इजराइल हर रोज हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 10 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के नेटवर्क पर हर दिन गोले दाग रहा है। जिस पल हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का ऑपरेशन रुकता है, इजराइल की सेना हमास के ठिकानों पर गोले दाग देती है। आईडीएफ के हमलों के बीच दावा किया जा रहा है कि हमास फिर से संगठित हो रहा है और इजराइल के खिलाफ दूसरे दौर की जंग शुरू कर सकता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि हमास 7 अक्टूबर को फिर दोहराने वाला है। एक और वायरल वीडियो में दावा किया गया कि हमास इजरायलियों पर वैसे ही हमला करेगा और उन्हें बंधक बनाएगा जिस तरह हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को अचानक हमला किया। इस हमले में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया। हालांकि इन दोनों वीडियो के जरिए किए दावों की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन 2 दिन पहले इजराइल के एक दावे ने हमास से उठती जंग की चिंगारी पर फुल स्टॉप लगा दिया। इजराइल ने दावा किया कि उसने एयर स्ट्राइक में हमास लड़ाका यूनिट के चीफ इज अल-दीन अल-हद्दाद को मार गिराया है। इस स्ट्राइक के बाद गाजा से तबाही की तस्वीरें भी आईं। साथ ही इज अल-दीन अल-हद्दाद की मौत का मातम भी दिखा। द घोस्ट के नाम से मशहूर इज अल-दीन अल-हद्दाद को मई 2025 में मोहम्मद सिनवार की मौत के बाद हमास लड़ाका यूनिट अल कसम ब्रिगेड का चीफ बनाया गया था। अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमास के अल कसम ब्रिगेड की कमान मोहम्मद ओदेह को सौंपी गई है। ओदेह पहले हमास की मिलिट्री इंटेलिजेंस का प्रमुख था। दावा किया जाता है कि 7 अक्टूबर 2023 के इजराइल पर हुए हमले की पूरी साजिश इसी ने रची थी। इजरायली बॉर्डर की कमजोरियों को पहचानने और हमले को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी प्लानिंग में उसकी अहम भूमिका बताई जाती है। अब डर है कि वो इस तरह के हमले को फिर से अंजाम दे सकता है। तो क्या गाजा में खाड़ी का सबसे खतरनाक चैप्टर शुरू होने वाला है? हमास ने नया बॉस चुनकर इजराइल को 7 दिन में बदला का संदेश दे दिया है। क्या लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास 2 मोर्चों पर इजराइल को घेरने की तैयारी है ताकि इजराइल इन दोनों मोर्चों पर फंसा रहे और ईरान खुलकर अमेरिका और इजराइल पर नए हमले का प्लॉट तैयार कर सके? השבוע אנחנו חיסלנו את רב המרצחים עז א-דין אל-חדד. הוא היה בעצם מספר 1 בזרוע הצבאית של החמאס, וזה הזרוע של החמאס, זה החמאס. בעזה הוא חוסל. המחבל הנתעב הזה היה אחראי לרציחתם
לפציעתם, לחטיפתם של אלפי אזרחים ישראלים וגם חיילי צה"ל. הוא השתמש בחטיפה, בשבי של החטופים, הוא השתמש בחטופים כמגן אנושי. इजराइल की सेना हमास के अल कसाम ब्रिगेड के पुराने चीफ की मौत का जश्न मना रही है, लेकिन हमास ने बिना देरी किए दूसरा चीफ खड़ा कर दिया है। ये वो चीफ है जिसने 7 अक्टूबर की पूरी कहानी की प्लॉटिंग की थी और यहीं से शुरू होता है इजराइल का नया डर, क्योंकि सोशल मीडिया और कट्टरपंथी चैनलों पर ये नैरेटिव फैलने लगा है कि नया हमास तेज बदला लेने की मूड में है। हालांकि 7 दिन में बदला लेने वाली खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमास समर्थक नेटवर्क में बदला लेने का मैसेज तेजी से फैल रहा है और यही वजह है कि इजराइल की सेना सीज फायर समझौते के बावजूद दोनों मोर्चों पर बहुत आक्रामक दिख रही है। गाजा पर लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है, ग्राउंड पर बम के गोले गिर रहे हैं। אנחנו לופתים את החמאס, אנחנו יודעים בדיוק מה המשימה שלנו, והמשימה שלנו היא אחת, להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, וגם את המשימה הזאת אנחנו מבצעים. लेबनान में आईडीएफ का मोर्चा इससे कहीं ज्यादा एक्टिव है। हर दिन इजरायली सेना के हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह बहुत तेज पलटवार कर रहा है। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह लड़ाके रॉकेट दाग रहे हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली सेना की पोजीशन पर ड्रोन और मिसाइल से भी हमले किए हैं। हालात ऐसे हैं कि जब जब गाजा और लेबनान से इजराइल का सीज फायर समझौता होता है तो हमले की रफ्तार उतनी ही तेजी से बढ़ जाती है। उधर ईरान मोर्चे पर फंसे ट्रंप अभी तक जंग पर फैसला नहीं कर पाए हैं। इजराइल आरोप लगा रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों ईरान की बदौलत जिंदा हैं। इजराइल खुलकर ईरान पर हमला करना चाहता है, लेकिन ट्रंप खाड़ी में ईरान के चक्रव्यूह में फंसे दिख रहे हैं। एक तरफ फिर से खड़ा होता हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का तेज पलटवार और इसके बीच ईरान से नए हमलों का डर। और इन तीनों के बीच खड़ा इजराइल इन तीनों से एक साथ बदला लेना चाहता है, लेकिन हथियारों की इस जंग में मनोवैज्ञानिक दबाव ने इस युद्ध को और भी खतरनाक बना दिया है। हमास बार बार ये साबित करना चाहता है कि कमांडर को मारकर वो संगठन को खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन इजराइल 7 अक्टूबर के हर मास्टरमाइंड को एक एक कर खत्म करना चाहता है। और जो लड़ाई जमीन को लेकर शुरू हुई थी वो बदले की लड़ाई में बदल गई है। गाजा में हर धमाके के बाद बदले की नई कसम उठती है। लेबनान में हर मिसाइल अटैक के बाद एक नया फ्रंट खुलता है और मिडिल ईस्ट धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ जाता है जहां शांति, सीज फायर सिर्फ कागजों की कहानी रह जाती है। איננו פתוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. 7 अक्टूबर 2023 को हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई। अगले दिन 8 अक्टूबर को लेबनान में हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया। 2 साल जंग लड़ने के बाद अमेरिका ने 2025 में गाजा में सीज फायर का ऐलान किया। तब तक इजराइल गाजा के बड़े हिस्से को कंट्रोल कर चुका था, लेकिन इसी महीने इजराइल ने फिर से हमास के अल कसम ब्रिगेड के चीफ को ढेर कर दिया। लेकिन हमास इसके बाद भी चुप नहीं बैठा, उसने नए चीफ का ऐलान कर दिया। अब सवाल है, क्या मोहम्मद उदैह हमास को और ज्यादा आक्रामक बनाएंगे? इजराइल के खिलाफ जंग में अब हिजबुल्लाह पूरी ताकत से उतरेगा? क्या दोनों मोर्चों पर इजराइल की जंग नीति काम कर रही है? लेकिन अब सवाल सिर्फ गाजा या लेबनान का ही नहीं है। सवाल है मिडिल ईस्ट में जंग की जलती आग कहां जाकर रुकेगी। एक तरफ हमास का नया चेहरा, दूसरी तरफ